नमस्कार, मैं रवीश कुमार। $1 90 रुपए से अधिक का हो गया, यानी रुपया 90 के पार चला गया। 89 के पार गया तो इतिहास बना। 3 दिसंबर को $1 90 रुपए के पार ही चला गया। रुपए का वास्तविक मूल्य क्या है? 90 ही है या उससे अधिक भी हो सकता है? रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए कितना डॉलर खरीद रहा है और रुपया क्या अब 100 के पार भी चला जाएगा? $1 100 रुपए का। बुधवार की सुबह $1 90 रुपए 14 पैसे का हो गया और यह पहली बार हुआ। इसके पहले जब 89 के पार गया वो भी पहली बार हुआ, 85 के पार गया वो भी पहली बार था और 80 के पार गया वो भी पहली बार हुआ। जैसे 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी गए तो खबर छपी पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी गया है। इसी तरह पहली बार की तरह अपना रुपया पहली बार 90 के पार चला गया है। उद्योगपति उदय कोटक ने कहा है कि रुपया 90 के पार गया है। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि विदेशी भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं और उसकी जगह भारतीय निवेशक खरीद रहे हैं। समय बताएगा कौन स्मार्ट था। फिलहाल विदेशी निवेशक स्मार्ट लग रहे हैं। डॉलर के टर्म में निफ्टी का 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन यह लंबा खेल है। समय आ गया है कि भारतीय बिजनेसमैन अपने आराम गाह से बाहर आए। उदय कोटक कह रहे हैं कि डॉलर के टर्म में निफ्टी का रिटर्न 0 है। हो सकता है रुपए के गिरने से और बाहर से डॉलर नहीं आने से उनकी किसी कंपनी पर भी असर पड़ रहा हो। कम से कम एक आवाज तो मिली जो कारणों की तरफ इशारा कर रही है। 6 दिन पहले ईटी की यह रिपोर्ट है कि लगभग सभी सेक्टर की छोटी और मझोली किस्म की कंपनियों की हालत खराब है। लघु व मध्यम रेंज की 1000 कंपनियों के शेयरों के दाम अपने पीक से 20% तक नीचे आ गए हैं और 440 कंपनियों के शेयरों के दाम 50% नीचे आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके शेयरों के दाम 90% तक गिर गए हैं। साफ है मार्केट से रिटर्न अब वैसा नहीं मिल रहा। क्या हमारी अर्थव्यवस्था झूठ के भंवर में फंस गई है? अगर कोई सच नहीं कहेगा तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? सच कोई बोल ही नहीं सकता। पता नहीं कब छापा पड़ जाए, कब जेल में डाल दिए जाएं। लेकिन आप जो आम निवेशक हैं, आपका क्या होगा? रुपया 90 के पार गया है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल भी 90 के पार गया तो इसकी तारीफ होने लगी कि सब पर्यावरण के लिए अच्छा है, लोग कम गाड़ी चलाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। लोगों की कमाई, लोगों की बचत हवा में उड़ गई। एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उसमें सबसे खराब हाल रुपए का क्यों है, इस पर कोई बात नहीं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कमजोरी को राष्ट्र के लिए नुकसान बताते थे, वो इन दिनों कमजोरी को राष्ट्र के लिए फायदा बता रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां अब इस कमजोर रुपए से दूर होने जा रही है। राजीव कुमार एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है पहले इंडिया। इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, शायद उसके भी पहले से सहज योगा कर रहे हैं। मतलब बहुत पहले से ही राजीव कुमार की लाइफ ठीक ठाक चल रही है और पहली बार रुपया है जो 90 के पार गया है। राजीव कुमार ने सपना दिखाया है कि रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ेगी और ज्यादा नौकरियां आएंगी। मजबूत रुपया पुरानी सोच है, अर्थशास्त्र की किताबों में ही मिलती है। ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं। समझा दिया इन्होंने कि कमजोर रुपए को लेकर चिंता मत कीजिए और आप हैं कि समझ भी जाते हैं। विदेशी मुद्रा की कमाई होगी कह रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से विदेशी निवेशक भारत से डॉलर पर डॉलर निकाले जा रहे हैं। कई हजार करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। यह सब नहीं बताया जा रहा। विदेशी निवेशक जब आते थे तब उनके बारे में धूमधाम से बताया जाता था। जब चले जा रहे हैं तो चुपचाप रास्ता बदला जा रहा है। सबको पता है कि विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे हैं, निवेश से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार कहते हैं रुपया कमजोर होगा तो विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ेगी और नौकरी पैदा होगी। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील ना होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया
यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है, और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग $650 बिलियन का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहां पे डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए। रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। अगर इतना फायदा है इससे, तो सरकार खुद से ही रुपए को कमजोर कर देती, कई साल पहले कर देती। 8.2 जीडीपी का नंबर आया है, उसी समय रुपया भी गिरता जा रहा है। 6 दिनों से गिरे ही जा रहा है। ज्यादा लोड मत लीजिए, करना भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा गरीबी होगी तो फ्री में राशन मिल ही रहा है, और चुनाव होगा तो 10,000 लेकर वोट बेच दीजिएगा। इसलिए इसकी फिक्र मत कीजिए कि नौकरी है या नहीं। सबसे पहले राशन कार्ड बनवाइए और जीविका दीदी या जीविका दादा में अपना नाम जुड़वाइए। नौकरी की छोड़िए, यहां इंटर्नशिप पर आफत मची है कि आपको किसी ने कहा है पीएम इंटर्नशिप योजना फेल कर चुकी है। पीएम इंटर्नशिप योजना जब लॉन्च हो रही थी तब की इन खबरों को देखिए, लगेगा पीएम इंटर्नशिप योजना की ही कमी थी। इस आइडिया के बाद सबको ट्रेनिंग मिलेगी और नौकरी ही नौकरी होगी। फरवरी 2024 में बजट के दौरान इस स्कीम की घोषणा हुई, खूब तालियां बजी, गजब की योजना आई है। ऐसी योजना मोदी जी ही सोच सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जब यह योजना लॉन्च की गई, उस समय की इन हेडलाइनों को देखिए। जागरण पर तीसरे पन्ने की हेडलाइन है, दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार से सौगात। अमर उजाला के पहले पन्ने की हेडलाइन देखिए, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। दैनिक भास्कर ने भी अपने राष्ट्रीय संस्करण के पहले पन्ने पर हेडलाइन क्या बनाई, पहले बैच में 1.25 लाख बेरोजगार इंटर्नशिप करेंगे। नवभारत टाइम्स ने तो 1 करोड़ युवाओं के लक्ष्य की बात लिख दी। लॉन्च के बाद लाइव मिंट ने यह खबर छापी और बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और अलेम्बिक फार्मा युवाओं को इंटर्नशिप देने में लीड कर रहे हैं। लॉन्च के समय बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए, इंटर्नशिप स्कीम में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस साल मई में लाइव मिंट ने रिपोर्ट किया कि सरकार इस स्कीम का विस्तार करने के बारे में सोच रही है। सीएसआर के तहत लिस्टेड टॉप 500 की सभी कंपनियों को स्कीम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लाइनें देखिए किस तरह से खबरें लिखी जाती हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना का टारगेट था कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी 1 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देनी थी। आप यकीन करेंगे पहले साल में कितनों को इंटर्नशिप मिली है, वही बताने जा रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शाइनी घोष ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय से सवाल पूछा, कितना पैसा इस योजना में आपने दिया, कितने छात्रों को इंटर्नशिप मिली। कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब दिया कि 3 अक्टूबर 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य था 1 साल में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। बाकी कहानी छोड़िए कि कितनों ने प्रस्ताव दिया, कितनी कंपनियों ने पोर्टल पर नाम दर्ज कराए, ये सब छोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या निकला उसका आंकड़ा देखिए जो बता रहा हूं। 26 नवंबर 2025 तक पहले दौर में 2066 छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की। इस पर सरकार ने 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की। इस 73 करोड़ में से 16 करोड़ से अधिक की राशि विज्ञापन पर खर्च की गई। लेकिन पीएम इंटर्नशिप योजना फ्लॉप हो गई या योजना बेकार है, चल नहीं पा रही है, इस तरह की हेडलाइन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि याद रखिए विज्ञापन पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए तो पैसा मीडिया को मिल चुका है। अब वह क्यों पता करेगा इंटर्नशिप के नाम पर क्या हो रहा है, क्योंकि 4,566 छात्रों ने
इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी है। नौकरी कितनों को दी गई, क्या आप जानना चाहेंगे? यह सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी के सांसद नहीं, तृणमूल की सांसद जून माल्या ने पूछा कि कुल इंटर्न में से कितनों को कंपनियों ने नौकरी पर रखा। तो सरकार ने क्या कहा? 17 कंपनियों ने 95 लोगों को नौकरी दी है। क्या अब भी आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के बोगस होने में संदेह है? 1 करोड़ से ऊपर लोगों को इंटर्नशिप देने का वादा करने वाली इस योजना से कुल 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली और इन्हें कितनी सैलरी मिल रही है इसकी जानकारी तक नहीं। इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती, 2-3 महीने या कुछ अधिक महीने की ट्रेनिंग होती है जिसका पैसा भी सरकार दे रही है। एक तरह से आपके भीतर उम्मीदें पैदा की जाती हैं कि कुछ तो हुआ, इंटर्नशिप करा रही है सरकार, बाकी भाग्य में लिखा होगा तो हो ही जाएगा, जिसमें आप यकीन भी करते हैं। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को अब एक नई योजना इस नाम से लॉन्च कर देनी चाहिए, पीएम श्री झांसा योजना। इसके तहत जो भी रजिस्टर कराएगा उसे झांसा देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही, इसका जवाब भी हम अपने इस वीडियो में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव प्रसाद कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने सीएनबीसी टीवी के एक कार्यक्रम में बताया कि पिछले 5 वर्षों में आईपीओ आया, उसका पैसा कहां कहां लगा। क्या वह पैसा कंपनियों ने अपने विस्तार में लगाया, नई फैक्ट्री खोलने में लगाया या नया प्रोडक्ट बनाने में? अगर संजीव प्रसाद को सुनेंगे तो पता चलेगा क्यों नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। संजीव प्रसाद बता रहे हैं कि 2021 से 2025 के बीच 5 साल में $100 बिलियन आईपीओ के रूप में जमा हुआ। इसका 60% ही कुछ करने के लिए जमा किया गया, 40% तो प्रमोटरों ने खुद के लिए इकट्ठा कर लिया। संजीव प्रसाद ने जब से यह बात कही है तब से लोग शेयर बाजार में आने वाले आईपीओ को फिर से पलट पलट कर देख रहे हैं। जब भी आईपीओ आता है लोग उसके शेयर खरीदते हैं, अखबारों में हेडलाइन छपती है, भारत के बाजार में कितना पैसा है, अर्थव्यवस्था में कितना दम है, इस कंपनी का उस कंपनी का आईपीओ आया, लोगों ने खूब शेयर खरीदे। लेकिन उस हंगामे में यह नहीं बताया जाता कि इसी आईपीओ के भीतर ऑफर फॉर सेल क्या है, इसके जरिए प्रमोटरों ने अपना शेयर बेचकर कितना कमाया और वो पैसा कहां गया। इसमें कोई घपला नहीं, लेकिन पता चलता है कि प्रमोटर ही पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो अपनी कंपनी और शेयर के वैल्यूएशन का लाभ उठाकर शेयर बेचकर निकल जा रहे हैं। यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है, क्या उनका विश्वास भारत के बाजार में अब नहीं रहा? इस समय जो धारणा बनी है देश के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में, उसका लाभ उठाओ, अपना शेयर बेचो, निकल चलो। संजीव प्रसाद एक और बात कहते हैं, आईपीओ के जरिए आया 60% पैसा कंपनियों में गया तो जरूर, लेकिन उसमें से भी 15% का ही इस्तेमाल नए प्लांट या मशीनरी लगाने में हुआ, बाकी पैसा दूसरे तीसरे काम में खर्च किया गया। संजीव प्रसाद कहते हैं उन्हें नहीं पता कि इस पैसे से असेट बनाए जा रहे हैं या नहीं, संपत्तियां बन रही हैं या नहीं, यानी प्लांट फैक्ट्री लग रहे हैं या नहीं, तो नौकरी कहां से पैदा होगी। मगर 2 दशक पहले ऐसा नहीं था। आईपीओ के जरिए जो पैसा जमा किया गया उसका बड़ा हिस्सा प्लांट फैक्ट्री लगाने में खर्च हुआ, संपत्तियां खड़ी करने में खर्च हुआ, तो आपको नौकरी मिलने लगी। अब नहीं हो रहा है तो आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए वोट बेचने और फ्री राशन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। संजीव प्रसाद शेयर बाजार के अच्छे विश्लेषक माने जाते हैं। उन्होंने आपको हकीकत बता दी कि आप जो शेयर खरीदते हैं उस पैसे से कंपनी और प्रमोटर क्या करते हैं। आपको सपना बेच जाते हैं, इसलिए आप खरीदते भी रहते हैं। आउटलुक मनी में आयुष खार की रिपोर्ट है, इसी तरह का विश्लेषण है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं, वो पैसा सीधे उनके पास जा रहा है, कंपनी के पास नहीं। यह अच्छा नहीं बल्कि रिस्की है। अगर पैसा बिजनेस में निवेश नहीं किया जाएगा, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। आउटलुक मनी की रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट की राय छपी है जो घुमा फिराकर यही सब कह रहे हैं। आईपीओ के नाम पर यह जो ऑफर फॉर सेल है वो किसी के व्यक्तिगत मुनाफे के लिए है, कंपनी के विस्तार या विकास के लिए नहीं। मार्केट के एक्सपर्ट बच बचाकर अपनी बात कहते हैं, आपको अपने हिसाब से समझना होता है। कंपनी के प्रमोटर क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उनकी कंपनी का शेयर अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, जितना जाना चाहिए था उससे भी ज्यादा चला गया है, तो अब इस मार्केट में रहने से फायदा नहीं। हकीकत उन्हें पता है तो अपने हिस्से का शेयर बेचकर निकल जाते हैं, उनका रिस्क खत्म हो जाता है। उनकी जगह
आप शेयर खरीदते हैं और उनके रिस्क को ढोने लग जाते हैं। सरल हिंदी में, वे अपनी कंपनी की पालकी अपने कंधे से उतारकर आपके कंधे पर रख जाते हैं और उड़ जाते हैं। अगर पैसा कंपनी में नहीं लगेगा तो कंपनी जहां है वहीं रह जाएगी, नौकरी पैदा नहीं होगी। आप केवल फॉर्म भरते रहेंगे, डिग्री लेते रहेंगे, लोन लेते रहेंगे, फीस भरते रहेंगे। लोकसभा में मोदी सरकार के कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने एक आंकड़ा दिया है। बताया है कि पिछले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक कंपनियां बंद हो गईं, कई कारणों से, जैसे 2 कंपनियों का विलय हुआ, रिकॉर्ड से किसी का नाम हट गया, और इसमें एक कारण यह भी है कारोबार, बिजनेस फेल हो गया। सब मिला जुलाकर बताया जाता है। अगर यही बताया जाता कि बिजनेस फेल होने के कारण कितनी कंपनियां बंद हुई हैं, तो आपको मंत्री के जवाब से ठोस जानने को मिलता। फिलहाल आप यही जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पिछले 5 साल में 2,04,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हुई, जिसमें 2022-23 में सबसे ज्यादा 83,452 कंपनियां बंद हुई। 2024-25 में 20,365 कंपनियां बंद हुई। हमें नहीं पता चलता कि जो कंपनियां बंद होती हैं उनमें काम करने वाले लोग कहां चले जाते हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा होता है, क्या कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दिलाने की कोई योजना चलाई जा रही है। ठीक यही सवाल राज्यसभा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने मोदी सरकार से पूछा, तो राज्य मंत्री ने कहा सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं, जिसका मतलब यह है 2 लाख से ज्यादा कंपनियों के बंद होने का प्रभाव लाखों कर्मचारियों पर पड़ा ही होगा। अब सवाल आता है आगे क्या होगा, वह भी बता रहा हूं। ध्यान भटकाना सबसे बड़ा काम है और वो सरकार के मंत्री काफी अच्छे से मेहनत के साथ कर रहे हैं, इसीलिए उनकी नौकरी बची हुई है। क्योंकि काम का हिसाब तो देना नहीं, सवालों के जवाब तो देने नहीं, बस काम करने की जगह के नाम बदलते रहना है। जनता को लगे कि यही काम हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री निवास का नाम बदला गया, लोक निवास रखा गया, उससे क्या फर्क पड़ा किसी को पता नहीं। ऐसा नहीं कि लोक निवास कर देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस को बुलाकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। अब नई खबर यह आई है कि पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ होगा। कौन पूछने वाला है, तीर्थ जैसा इसमें क्या होगा। तब तो आप नौकरी खोजने वाले बेरोजगारों के नाम भी बदल दीजिए, उनका नाम तीर्थ यात्री रख दीजिए। कई साल तक फॉर्म भरना, सपने देखना, परीक्षा का इंतजार करना, केस लड़ना, नौकरी का इंतजार करना, इस कंपनी से उस कंपनी में बायोडेटा देना, यह काम भी तीर्थ के समान है। इसलिए बेरोजगारों को तीर्थ यात्री कहा जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डॉलर का नाम ही रुपया रख दें और रुपए का नाम ही डॉलर रख दें, ताकि रुपया नहीं डॉलर कमजोर लगे। जब लोग दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो डॉलर का नाम रुपया क्यों नहीं रख सकते हैं, रख दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।